मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समुच्चय। तो समुच्चय में सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। समुच्चय में जो सबसे पहला चीज पढ़ना है डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको कैसे परिभाषित किया जाता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको किस रूप में लिखा जाता है, ठीक है, यानी उसको प्रकट करने की विधि। अगला है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अगला है सबसेट, सुपर सेट एंड पावर सेट। सबसेट यानी उपसमुच्चय, सुपर सेट अधिसमुच्चय, सबसेट पावर समुच्चय, पावर समुच्चय यानी शक्ति समुच्चय। चौथा नंबर ऑपरेशन ऑफ सेट्स, मतलब दो सेट को ऑपरेट कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। अगला है वेन डायग्राम, यानी समुच्चय का आलेख कैसे खींचा जाता है, वेन डायग्राम, वेन आरेख इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, सेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशन जैसे ही आए समझ लीजिए उसका संबंध जनरल लाइफ से है, जनरल लाइफ से मिलता जुलता कुछ चीज उसमें जरूर रहेगा, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। अगला है अदर्स, यानी यदि कुछ पार्ट यदि चैप्टर का छूट गया है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था चैप्टर डिस्कशन। अब जरा सा हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये है सेट। क्या है सेट? तो सेट क्या होता है? सेट जो है वह एक प्रकार का संग्रह होता है। सेट एक प्रकार का क्या होता है? संग्रह, कलेक्शन। तो संग्रह का मतलब सीधा सीधी है जमा। तो जमा तो बहुत सारे चीज हो सकते हैं। तो जमा बहुत सारे चीज हो सकते हैं। हो सकता है कुछ फूलों का समूह हो सकता है कुछ जानवरों का समूह हो सकता है कुछ मनुष्य का समूह हो सकता है कुछ पुस्तकों का समूह हो। तो इस तरह से एक जो कलेक्शन होता हो सकता है कुछ संख्याओं का समूह हो। तो ये सब समूह ही इसी समूह में से जो भी समूह सुपरिभाषित होगा उसी का नाम होगा सेट, समुच्चय। यानी कलेक्शन तो बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत सारे चीज संग्रह हो सकते हैं, बट यदि कलेक्शन सुपरिभाषित हो तो उस कलेक्शन को ही हम बोलते हैं समुच्चय। तो ये सुपरिभाषित का क्या मतलब है? सुपरिभाषित का मतलब ये है कि उसकी संख्या से रिलेटेड चीज होना चाहिए, वह चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। यानी जो चीज आपके लिए सही है यदि दूसरा आदमी भी बोलेगा तो उसके लिए भी वही सही होगा। अब ऐसे समझो, यदि हम बोलते हैं कि 9वीं क्लास के पुस्तकों का संग्रह, तो 9वीं क्लास में जितने भी पुस्तक चलते हैं हमारे भारत में या हमारे बिहार में, तो उन सब पुस्तकों के बारे में हम जो बताएंगे दूसरा आदमी भी तो वही बताएगा। तो इसका मतलब यही है कि यह एक ऐसा संग्रह है जो सुपरिभाषित है, यानी दूसरा आदमी भी वही बोलेगा, तीसरा आदमी भी वही बोलेगा। अच्छा, अगला सुपरिभाषित का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। सुपरिभाषित मुख्य रूप से संख्या को रिप्रेजेंट करता है, न कि उसके गुण को। यानी एक व्यक्ति यदि उसके बारे में किसी तथ्य को सही बता रहा है तो वही चीज दूसरा भी बताएगा, वही आदमी तीसरा भी, वही चीज तीसरा आदमी भी बताएगा। यदि हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो निश्चित है कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 इस तरह से शुरुआत करेंगे। कोई भी आदमी शुरुआत प्राकृतिक संख्या से करेगा तो 1 से ही करेगा। अच्छा, यदि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि प्राकृतिक संख्या कोई 5/4 बोल दे, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या जो हम बोलेंगे वही दूसरा आदमी बोलेगा, वही तीसरा आदमी बोलेगा। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है, सभी के लिए वह मान्य है। तो ये हो गया आपका एक सुपरिभाषित संग्रह, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह हुआ वह एक प्रकार का समुच्चय हुआ। एक दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं कि क्या हर एक संग्रह में केवल संख्या ही मायने रखता है
यानी क्या हर एक संग्रह में संख्या होने के बावजूद भी क्या हुआ परिभाषित है। जैसे हम बोलते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 बल्लेबाजों का संग्रह। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे, और इस लॉकडाउन में तो क्रिकेट एक दवा की तरह था जो शायद सभी लोग इसका एंजॉय किए होंगे। तो यदि हम आपसे पूछें इफ यू इंटरेस्टेड आर इन क्रिकेट, देन आई आस्क दैट व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सबसे पावरफुल बल्लेबाज, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? 10 बल्लेबाज को आपको कलेक्ट करना है। तो हो सकता है कि हमारा जो संग्रह होगा, हम जो 10 बल्लेबाजों को गिनेंगे वह आपके सूची में नहीं हो। हम मान लिया जाए पहला नंबर पर रखें सचिन तेंदुलकर को। अब हो सकता है आपके नजर में पहला एबी डिविलियर्स हो जाए, हो सकता है आपके नजर में पहला बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग हो जाए, हो सकता है आपके नजर में पहला बल्लेबाज जो वह विराट कोहली हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें हमारा कलेक्शन और आपका कलेक्शन वो अलग अलग होगा। वह संख्या को तो दर्शाता है लेकिन एग्जैक्ट चीज को नहीं दर्शाता है। मेरे लिए जो है वह आपके लिए नहीं है। तो यह जो संग्रह हुआ यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हमारा जो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू था और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वह दोनों अलग अलग था। अच्छा, यदि हम ऐसा बोलते हैं विश्व के सबसे 5 खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बता सकते हो आप? अब मान लिया जाए कोई बोलेगा शेर, ठीक है, जरूरी है, उसके सामने रहोगे तो जिंदा नहीं बच पाओगे। कोई बाघ, किसी लिए भालू। अब किसी लिए जैसे घर की महिलाओं को ले लीजिए, उनके लिए सबसे डरावना चीज है यदि वह गिरगिट को देख ली तो लगता है उसका हार्ट अटैक हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे नहीं है कि मैं सबके बारे में बोल रहा हूं, बट दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल विच इज द मोस्ट डेंजरस फॉर लेडीज इन आवर होम। बहुत सारे लोग हैं, डर लगता है गिरगिट से, तो उनके नजर में तो निश्चित तौर पर गिरगिट को पहला सूची पर। कोई चूहे से डरते हैं, कोई सांप से डरते हैं। तो उनके लिए सभी लोगों का जो पहला प्रायोरिटी होगा वह अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है, आप सीधा सीधी ये ध्यान में रखिए कि जितने भी कलेक्शन हैं, यदि कलेक्शन के गुण के बारे में दिया गया रहे तो वह समुच्चय नहीं होता है। जैसे गुण का मतलब क्या हो गया? जैसे हम बोले खतरनाक जानवर, अच्छा जानवर, खराब जानवर, सबसे लंबा आदमी, इस तरह से जो कलेक्शंस होंगे वह कलेक्शन एग्जैक्ट सभी के लिए फिट नहीं बैठते हैं। तो यह कलेक्शन एक समुच्चय नहीं है। मतलब आप समझ गए कि समुच्चय जो होता है वह सुपरिभाषित संख्याओं या वस्तुओं का संग्रह होता है। ठीक है। अच्छा, अब समुच्चय को जनरली जब हम लोग समुच्चय पढ़ेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर हम लोग संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि संख्या से बढ़कर के सुपरिभाषित कुछ होता नहीं है। वैसे बहुत सारे चीज सुपरिभाषित हो सकते हैं, बट हम लोग मिनिमम चीज संख्या के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अब सवाल रहा समुच्चय, तो आपको समझा दिए कि समुच्चय संख्याओं का संग्रह होता है। अच्छा, एक सवाल इसमें मैं पूछ रहा हूं, यदि आपसे पूछे जे से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह, क्या यह सुपरिभाषित है? बिल्कुल सुपरिभाषित है, क्योंकि जे जनवरी, जे से जून, जे से जुलाई, 3 महीना का ऐसा संग्रह हुआ जो जे से शुरू होता है। तो अब चलते हैं हम लोग डेफिनेशन पर, ज्यादा देर नहीं करते हुए। तो सबसे पहला है डेफिनेशन कि मैं यहां लिख रहा हूं समुच्चय, सेट। तो सेट का डेफिनेशन है किसी संख्या या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा
कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है तथा इसके सदस्यों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों A,C ... x y z से सूचित किया जाता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़े अक्षरों में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ... ये लिख लीजिए, से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर है समुच्चय को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से सूचित करेंगे, जबकि उसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो स्मॉल ABC से सूचित करेंगे। अब इसके दूसरे लाइन से लिखते हैं, यदि किसी समुच्चय कैपिटल A का कोई सदस्य स्मॉल a हो तो इसे संकेत में A बिलोंग्स टू कैपिटल A को क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ऐसे लिख करके इस तरह से काट दीजिए, यानी एक तरह से सी टाइप लिख करके ऐसे बीचों बीच काट दीजिए। इतना लिखा जाता है तथा इसे A बिलोंग्स टू कैपिटल A पढ़ा जाता है। कुछ चीज जो होते हैं वह अंग्रेजी में ही ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे इसको A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। वैसे कोई अथी नहीं है, आप बोल सकते हो A का समुच्चय है, बट इसको ऐसे पढ़ो, A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से, यदि किसी समुच्चय कैपिटल A का कोई सदस्य स्मॉल a नहीं हो, एक में है हो और एक में नहीं हो, तो इसे संकेत में A does not belong to capital A लिखा जाता है। तथा इसे A does not belong to capital A does not belong to capital A पढ़ा जाता है।
आता है। ठीक है, अब इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि बिलोंग टू ए, डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका जनरल मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, मान लिया जाए हम लिखते हैं ए कोई समुच्चय है, उसके अंदर सदस्य 1 2 3 4 डॉट 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 10, जैसे मान लिया जाइए। तब अब देखो, ये सारे मान सदस्य कहलाएंगे, 1 से लेकर के 10 तक जो है वह समुच्चय के सदस्य कहलाएंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एक ए में है। बिलोंग टू का मतलब वह उसका हिस्सा है, बिलोंग टू का मतलब वह उसका हिस्सा है। ठीक है, जैसे मैं ये बोलता हूं कि 12 क्लास में 11th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का समुच्चय या संग्रह, तो आप लोग उसके हिस्से हो। तो आप लोग लिख सकते हो, किसी का नाम लिए राम बिलोंग्स टू 11th क्लास, श्याम बिलोंग्स टू 11th क्लास, रीता बिलोंग्स टू 11th क्लास। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप जिससे बिलोंग्स करते हो, आपके किसी चीज का बिलोंग्स करने का मतलब हुआ आप उस चीज से संबंधित हो, आप उसका एक हिस्सा हो। तो दैट मीन्स 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब 5 है, इसमें दिख तो नहीं रहा है, बट 1 2 3 4 5 आप जान रहे 5 भी है, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 25 भी है? ये तो आप देख रहे हो 10 तक स्टॉप लग गया है, तो 25 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये हो गया इसका मतलब बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब। चलिए, खैर समुच्चय का अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स पर चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल। पहला नंबर, प्रथम 8 प्राकृत संख्या का संग्रह। दूसरा नंबर, जैसे शुरू होने वाले महीनों का संग्रह। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बट ये दोनों हो गया समुच्चय का जो है एग्जाम्पल हो गया। अब जो एग्जाम्पल्स नहीं है यह लिख देंगे समुच्चय है, यह भी समुच्चय है। तीसरा नंबर, विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों का संग्रह। संभव है किसी के नजर में कोई सर्वश्रेष्ठ होगा, किसी के नजर में कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, किसी के नजर में अमेरिका सर्वश्रेष्ठ है, किसी के नजर में भारत सर्वश्रेष्ठ है, किसी के नजर में जापान सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से सर्वश्रेष्ठ का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। तो या फिर लोग के बारे में कह रहा है, हो सकता है कोई महात्मा गांधी को पसंद करता हो सकता है कोई नेल्सन मंडेला को पसंद करता हो सकता है कोई जॉर्ज वाशिंगटन को पसंद करता हो सकता है कोई न्यूटन को पसंद करता हो। तो सर्वश्रेष्ठ का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इसका मतलब यह जो संग्रह है सर्वश्रेष्ठ या इसके गुण को दिखा रहा है, इसका कोई भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इसका मतलब यह समुच्चय नहीं है। चौथा नंबर, 11वीं कक्षा के गणित के सबसे कठिन
सवालों का संग्रह। हो सकता है कोई? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कठिन का मतलब वही है। यदि आप किसी चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो आपके लिए उससे बढ़ करके कठिन कुछ हो ही नहीं सकता है। और कुछ लोग जो है जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उससे ज्यादा आसान उसको कुछ लगता ही नहीं है। तो इसका मतलब कठिन और आसान का कोई पैमाना नहीं है। कोई भी सवाल जो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, हो सकता है वो दूसरे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो यह संग्रह भी संग्रह नहीं है, मतलब सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसलिए ये सब समुच्चय, ऊपर में 2 एग्जाम्पल लिखे जो समुच्चय है और नीचे में 2 एग्जाम्पल लिखे जो समुच्चय नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय होने के लिए किसी कथन या किसी संख्या या किसी वस्तु के संग्रह को कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। चलिए अब आपको ले चलते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पर। इसको किस तरह से अंकित किया जाता है। समुच्चय को दर्शाने के तरीके। रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट कैसे दिखाते हैं? तो समुच्चय को 2 प्रकार से दिखाया जाता है। पहला नंबर है रोस्टर या फिर सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म। पहला हो गया। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप। चलते हैं इसके डेफिनेशन पर, ये होते क्या क्या चीज है। समुच्चय निर्माण रूप। देखिए समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। सबसे पहला रोस्टर रूप। पहले आप समझ लीजिए एग्जाम्पल्स, उसके बाद इसको चलेंगे। तो रोस्टर रूप जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक। और यही चीज 1 से लेकर के 5 तक हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। 1 से 5 तक, या फिर प्रथम 5 प्राकृत संख्या का संग्रह, जैसे ये लिखे 1 से 5 तक, या फिर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का संग्रह। ठीक है, ये क्या लिखा हमने? 2 तरीका लिखा। अब इसमें क्या हुआ? इसमें संख्या को डायरेक्ट लिख दिए, और इसमें क्या हुआ? लिखे यही चीज को, लेकिन इसी चीज को हम लोग भाषा में लिखे। तो एक को अंक में लिखे और एक को शब्द में लिखे। तो जो अंक में लिखाएगा वह रोस्टर रूप या फिर सारणी रूप होगा, और जो उसके गुण को प्रकट करते हुए लिखाएगा उसको समुच्चय निर्माण रूप कहा जाएगा। उसके गुण को प्रकट करते हुए लिखा जाएगा। मतलब सिर्फ ये भाषा बोले तो आप समझ जाओगे कि निश्चित तौर पर 1 से लेकर के 5 तक के ही बारे में कहा जा रहा है। तो रोस्टर रूप या फिर सारणी रूप, ये क्या हो गया? जब किसी समुच्चय को
जाता है तो इसे रोस्टर या सारणी रूप कहते हैं। इस रूप में लिखने के लिए किसी मंझले कोष्ठक में प्रत्येक मान को लिख दिया जाता है। प्रत्येक मान को लिख दिया जाता है। जिसमें दो लगातार मान के बीच, मान का मतलब संख्या से है, कोमा का प्रयोग किया जाता है। कोमा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसका। चलो a बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। b बराबर 2 3 5 7 11 13। c बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देख लो इसमें क्या है कि जो भी मान लिखा हुआ है हर दो मान के बीच कोमा दिया गया है ना। तो इसको अंक के रूप में लिखा जाएगा तो उसी का नाम है रोस्टर रूप या फिर सारणी रूप। यानी ये लग रहा है एक सारणी बन गया है, एक टेबल बन गया है। चलिए रोस्टर के बाद चलते हैं दूसरा नंबर, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। तो इसमें क्या था, रोस्टर रूप में संख्या को अंक के रूप में लिखा जाता था या फिर संग्रह को अंक के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन इसमें उसी चीज को जो अंक में लिखा हुआ उसको शब्द में सूचित किया जाएगा। तो जब किसी समुच्चय को शब्दों में या शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसे समुच्चय निर्माण कहते हैं। समुच्चय निर्माण कहते हैं। इस रूप में लिखने के लिए किसी मंझले कोष्ठक के अंदर चर x को x such that x
या x, ये कॉलन x, लिखकर उसके सामान्य गुण को लिख दिया जाता है। सामान्य गुण को लिख दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जरा सा उसको समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पर चलते हैं। पहला नंबर, कैपिटल ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 5 तक। कैपिटल ए क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 5 तक। तो 1 से लेकर के 5 तक लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे ही करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे x such that x। तो पहले इसको समझ लो, ये गुण किस गुण को दिखाता है, या पांचों पढ़ेंगे तो किस संख्या का चेहरा आपके दिमाग में आएगा। तो 1 से लेकर के 5 तक ये प्राकृतिक संख्या, तो यहां पर लिखेंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या। ये हो गया, इसी चीज के गुण को लिखा गया है। दूसरा नंबर चलते हैं, b बराबर, b क्या दिया गया है, 2 3 5 7 11 13, है ना। 2 3 5 7 11 13, तो 2 से शुरू हुआ है, 3 5 7 11 13, है ना। 2 से शुरू हुआ है, तो 2 से जो शुरू हुआ है, तो 2 कौन सा संख्या है, 3 कौन सा संख्या, 5 कौन सा संख्या, कहिएगा 2 सम संख्या है, लेकिन बाकी तो सम संख्या नहीं। अच्छा, कहिएगा 3 5 7 11 13 सम संख्या है, तो 2 तो नहीं है। तो ऐसा गुण होना चाहिए जो सारे संख्याओं में वह गुण शामिल होना चाहिए, यानी वह चीज सारे संख्याओं के लिए सुटेबल होना चाहिए। तो ये 2 3 5, ये तो आप यदि अच्छे से याद है सारी संख्याओं का डेफिनेशन, तो आपको ध्यान में होगा, यह जो है अभाज्य संख्या होता है। तो शुरू से पहला अभाज्य संख्या 2 से ही शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13, तो 2 2 4 2 6 है। तो यहाँ पर दूसरा ऐसे लिखेंगे x such that x प्रथम 6 को दिया गया, प्रथम 6 अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है ऋण संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम भी क्या है, ऋण संख्या, तो ऋण संख्या भी बोल सकते हैं। तीसरा नंबर, c बराबर, ये देखो कहां से शुरू हुआ है, शुरू 0 से शुरू हुआ है, 0 1 2 3, और ये जो था ऊपर वाला जो 2 को आप देख रहे हो, ये स्टॉप था, 5 पर जाकर के रुक गया था, 13 पर जाकर के रुक गया था, लेकिन ये तो नॉन स्टॉप है, जा रहा है ना। तो C जो है नॉन स्टॉप, ये कहीं भी नहीं रुक रहा है, तो C जो है इसको क्या लिखेंगे, और चूंकि ये 0 से शुरू हो रहा है, तो कोई भी संख्या 0 से शुरू होता है और लगातार 1 2 3 4 5 रहे, तो वह होता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो C के बारे में लिखेंगे x such that x पूर्ण संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो ये हो गया आपको शब्द के रूप में प्रकट करना, और ये हो गया अंक के रूप में प्रकट करना। तो शब्द के रूप में प्रकट करेंगे तो वह हो गया समुच्चय निर्माण रूप, और अंक के रूप में प्रकट करेंगे तो वह हो गया रोस्टर या फिर सारणी रूप। तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है नोटेशन का प्रयोग करने जा रहे हैं, जो वास्तविक रूप में उसी के लिए प्रयोग होता है,
उसको आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, कैपिटल एन जो है वह प्राकृतिक संख्याओं के लिए यूज होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, है ना। कैपिटल एन का कैपिटल एन यदि लिखा हुआ रहे तो समझ जाइए वह प्राकृतिक संख्याओं के लिए यूज होता है। डब्ल्यू लिखा रहे तो पूर्ण संख्या के लिए यूज होता है। समुच्चय आई या फिर जेड ये लिखा हुआ रहे, आई या जेड, यह पूर्णांक को दिखाता है। पूर्णांक संख्या का समुच्चय। चौथा पॉइंट, आर लिखा हुआ रहे तो आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का समुच्चय। वही चीज आर प्लस लिखा हुआ रहे या नीचे भी प्लस लिखा हुआ रहे तो प्लस मतलब पॉजिटिव यानी धनात्मक। धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय। ठीक है, तो ये सारे संख्याएं जो है यह आपको ध्यान में रखना है। यह संख्या ओरिजिनलिटी रूप में यहीं पर प्रयोग होता है। तो ये था आज का पहला क्लास समुच्चय के बारे में। समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में। अभी कल जो है हम लोग चलेंगे समुच्चय के प्रकार के बारे में। तो ये सब पढ़ाने के बाद जो है तब कुछ सवाल पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।